नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। 13 दिसंबर को संसद भवन में हमने देखा कि किस तरह से सुरक्षा में सेंध लगाई गई थी। 2 युवक सदन में कूद गए थे और उसके बाद लगातार हंगामा होता आया है। अब इस सुरक्षा में बड़ी चूक के बाद संसद भवन की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। संसद में अब सुरक्षा संबंधी जांच सीआईएसएफ करेगी। सीआईएसएफ को फ्रिस्किंग से जुड़ा काम सौंपा गया है, यानी जो लोग आएंगे उनके जांच पड़ताल होगी। गृह मंत्रालय ने सीआईएसएफ को संसद परिसर का सर्वेक्षण करने को भी कहा है। सर्वेक्षण के बाद ही सीआईएसएफ चार्ज लेगी। संसद की सुरक्षा को लेकर यह बड़ा कदम सुरक्षा में चूक को लेकर जांच कमेटी की सिफारिश के बाद उठाया गया है। संसद में आपको बता दें कि कई स्तर की सुरक्षा होती है और इसकी जिम्मेदारी कई अलग अलग एजेंसियों के पास होती है। और सीआईएसएफ यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ये महत्वपूर्ण उद्योगों और परिसरों को आंतरिक अंतर्राष्ट्रीय खतरों से सुरक्षित रखता है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय विभाग, अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा, हवाई अड्डे शामिल हैं। दिल्ली मेट्रो, बंदरगाहों और ऐतिहासिक स्मारकों को भी इसमें शामिल किया गया। इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सीआईएसएफ की है। इसके अलावा प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, बिजली, कोयला, इस्पात और खनन सहित रणनीतिक प्रतिष्ठानों को भी सीआईएसएफ सुरक्षा देता आ रहा है। सुरक्षा के लिए मेटल डिटेक्टर के अलावा एक्सरे, बैगेज निरीक्षण प्रणाली और डॉग स्क्वाड सिस्टम भी इनके पास होता है। और हमारे सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए। राजीव, इसमें कब तक तैनाती होने की संभावना है और ये सर्वेक्षण कब तक पूरा हो जाएगा? देखिए, अभी इसकी तिथि तय नहीं की गई है, लेकिन जो जानकारी निकल के आ पा रही है उसके मुताबिक इन प्रिंसिपल जो है सीआईएसएफ को जो है सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है पहले से ही। जैसा आपको पता है कि पार्लियामेंट की सुरक्षा की बात करें तो पार्लियामेंट की एक अपनी सिक्योरिटी एजेंसी होती है जो खुद बाकायदा जो अंदर जो है लोगों को पहचान करती है, कार्ड की जाँच करती है। इसके अलावा एक पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप है जो सीआरपीएफ की होती है, वह भी इंटरनली जाँच करती है और उसके बाद दिल्ली पुलिस का होता है। अभी तक ये क्लैरिटी उसमें नहीं है कि क्या सीआईएसएफ को जो दिया गया है क्या कंप्रेसिव दिया जाएगा, यानी दिल्ली पुलिस को के साथ ये लोग ड्यूटी करेंगे, काम करेंगे, या फिर दिल्ली पुलिस को यहाँ से पूरी तरह से हटा दिया जाएगा, सीआईएसएफ को जिम्मेदारी दिया जाएगा। तो इस पर भी क्लैरिटी यानी बाकी है। संभवतः एक बैठक होगी जिसके बाद इस पर फैसला ले लिया जाएगा, लेकिन यह बिल्कुल तय कर लिया गया है कि पार्लियामेंट की जो सुरक्षा है अब इतनी कड़ी कर दी जाएगी और ऐसा अभेद कर दिया जाएगा जिसको किसी भी तरह के भेदना किसी के लिए मुश्किल होगा। फ्रिस्किंग से लेकर हर लेवल पर जांच, ये भी बताया जा रहा है कि बॉडी स्कैनर इस तरह के कुछ चीज होंगे, बाकायदा जो है दर्शक जहां पर दीर्घा होगी वहां ग्लासेस लगाए जाएंगे। मतलब किसी भी सूरत हाल में जिस तरह की घटना 13 दिसंबर को हुई, अब ऐसी घटना दोबारा ना हो पाए। गैजेट दिए जाएंगे उनको, बाकायदा अच्छी तरह से जाँच कर पाए। जो सुरक्षा में जो अधिकारी हैं उनको जो रिक्त पद हैं उनको भरने का काम, ये सब कुछ जो है युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। जी जी, शुक्रिया राजीव आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर विक्रम सिंह जुड़ गए, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। आपने ये खबर देखी, इसमें क्या अंतर पाते हैं आप? सीआईएसएफ को देने से क्या अंतर आएगा? जो काम अभी तक दिल्ली पुलिस के जवान करते थे, फ्रिस्किंग करना, जो लोग आते थे विजिटर्स उनकी चेकिंग करना, अब इसमें सीआईएसएफ के आने से किस तरह से मजबूती लाई जा सकती है? अखिलेश जी नमस्कार, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक मौलिक अंतर आएगा, एक गुणवत्ता और एक व्यवसायिक दक्ष बल द्वारा किया जाने वाला कार्य और एक वॉच एंड वार्ड द्वारा। मैं बहुत प्रसन्न होता कि जब 22 साल पहले 13 दिसंबर को फिदायीन हमला हमारे लोकतंत्र के मंदिर पे हुआ था, तभी ये निर्णय हो जाना चाहिए था कि अब इसकी सुरक्षा अभेद्य जैसा आपने फरमाया है, बल्कि फेल प्रूफ और फूल प्रूफ दोनों हो जानी चाहिए थी। हमने शायद तब एक त्रुटि कर दी, लेकिन देर आए दुरुस्त है। अगर अब ये किया है, पहली चीज ट्रेन्ड मैन पावर, पूर्वाभ्यास, इनकी अभ्यस्तता, व्यवसायिक दक्षता यानी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, इनकी टेक्नोलॉजी, इनका अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्स, टेक्नोलॉजी का उच्चीकरण किया जाना। आपने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में डॉग स्क्वाड्स की वगैरह बात की। डॉग स्क्वाड्स तो बहुत ही एक सामान्य चीज है, लेकिन जो बॉडी स्कैनर्स है, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर्स है, डोर पे मेटल डिटेक्टर्स हैं और टेक्नोलॉजी का जो ये इस्तेमाल करते हैं जिसमें एआई, मशीन लर्निंग, ये तमाम टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हो सकता है। और मुझे कहने में कोई संदेह नहीं है कि अगर आज ये हमारे नाभिकीय जो हमारे प्रतिष्ठान है, जो हमारे सबसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर वहां की जिम्मेदारी सीआईएसएफ को दी गई थी, ताजमहल की दी गई थी, तो हमको सबसे पहले अपने
लोकतंत्र के मंदिर संसद को भी सीआईएसएफ की सुरक्षा कवच के अंतर्गत रखना चाहिए था। बहरहाल अब अगर होता है तो जी। कंपैरिजन शुड बी बिटवीन कंपैरेबल्स। सीआईएसएफ का कोई मुकाबला वॉच एंड वार्ड स्टाफ से नहीं है। इनकी रेगुलर ट्रेनिंग होती है, इनकी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दिया जाता है, इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो सबसे उपयुक्त, कारगर और सबसे ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होती है उसका प्रयोग किया जाता है। ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो अभिषेक जी, ये बहुत आवश्यक था और अनिवार्य था। ये कोई विकल्प नहीं था, ये एक अनिवार्यता थी। और कम से कम एक भारतीय होने के नाते मैं बहुत संतुष्ट हूं इस निर्णय से। जी। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है जो 13 दिसंबर को घटना हुई उसका प्राथमिक कारण आपको क्या लग रहा है? क्योंकि यह कहा गया कि देखिए जांच तो पूरी कर ली गई थी, वहां पर एक्सरे स्कैनर थे, उनसे भी जांच हो गई थी, लेकिन चूंकि ये जूते के नीचे स्पेशल खांचे बना करके लेकर के छिपा कर लाए थे और वो भी प्लास्टिक का कंटेनर था, इसी कारण ये सफल हो पाए इसको यहां तक लाने में। तो इसमें यह बात तो हुई, साथ साथ जिस तरह की साजिश पूरी रची गई, इतने लंबे समय से काम चल रहा था, आपको लगता है कि इंटेलिजेंस पर भी काम करने की जरूरत है? निसंदेह अभिषेक जी, ये एक स्तर की चूक नहीं है। माना कि एक स्तर पे आपने कहा और जाना दिया, लेकिन आपने अभी सूचना की बात की। जो आने वाले व्यक्ति होते हैं उनका थोड़ा सा, आप अगर एयरपोर्ट अभी आपने हाल में ट्रेवल किया हो तो डीजी ऐप आ गया है, आपके सारा डेटा उसमें रहता है। आप उसके माध्यम से सीधे जा सकते हैं क्योंकि आपका सारा डेटा का समावेश उस डीजी यात्रा में आ जाता है। इसी तरीके से अगर जो हमारे संसद में आ रहे हैं दर्शक दीर्घा में, कम से कम उनका एक भौतिक सत्यापन, इंटेलिजेंस रिपोर्ट, उनके बैकग्राउंड चेक अगर हो जाता, ये मालूम पड़ जाता कि तमाम एजुटेशन से पहले इन लोगों ने अपना हाथ साफ किया है, तो ये आने नहीं दिया जाता। मैं दूसरी बात आपसे पूछता हूं अभिषेक जी, वहां दर्शक दीर्घा से ये कूदे, हमारे सांसद, माननीय सांसदों के ऊपर इन्होंने कूद करके ये अपने निकाले कैंस्टर्स और उसको एक्सप्लोड किया। इसमें करीब 50 सेकंड लगे। अगर वहां पर कमांडोज होते सीआईएसएफ के, मैं बता दूं आपको, इनका वहीं पे मुलम्मा बना दिया होता और ये दे वुड हैव बीन रिड्यूस्ड टू पल्प। न कोई वहां मार्शल ने इनको रोका न टोका। ये तो भला हो हमारे माननीय सांसदों ने इनको निष्क्रिय किया, लेकिन ये काम वहां के मार्शल्स का था। अब सीआईएसएफ अगर रहती, मान लीजिए कोई वो लेके आ भी जाता कनस्टर, अगर उठने की कोशिश करता, वहां तक जाता, तो हमारे महिला और पुरुष कमांडो इनको वहीं हाथ पकड़ करके निष्क्रिय कर देते और ऐसी नसीहत देते, ये याद रखते। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। एक इसी से जुड़ी खबर है आज की, एक वो दर्शकों को पहले बता देते हैं, उसके बाद फिर दोबारा मैं आपके पास आता हूं। दरअसल संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कर्नाटक के बागलकोट से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। साईं कृष्ण नाम का यह सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस मामले में आरोपी मनोरंजन डी का दोस्त बताया जा रहा है। मनोरंजन डी और साईं कृष्ण बेंगलुरु से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के साथ ही एक साथ ही रहा करते थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के उरई के रहने वाले एक 50 साल के व्यक्ति अतुल कुलश्रेष्ठ से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। इधर रिमांड खत्म होने के बाद आज इस मामले में 4 आरोपियों सागर शर्मा, मनोरंजन डी, नीलम और अमोल शिंदे को पुलिस अदालत में पेश करने जा रही है। कल इन सभी को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई थी। इस मामले में अब तक कुल 6 आरोपी हैं। तो डॉक्टर विक्रम सिंह हमारे साथ बने हुए। ये जो तहकीकात है लगातार इसका दायरा विस्तृत होता जा रहा है डॉक्टर साहब, और एक के बाद एक अब नए इसमें नाम और किरदार वो सामने आते जा रहे हैं। लेकिन ये जो मंशा है, इसका पूरे पीछे क्या उद्देश्य था, मंशा थी, उसके बारे में क्या तस्वीर साफ हो पाई है? कुछ लग पाया, पता लग पाया कि आखिर क्या कारण था जिसके चलते इन लोगों ने ये हरकत की? अखिलेश जी, मैं आपके सामने 4 ऑब्जर्वेशंस रखता हूं। देश के 4 कोने से लोग आते हैं जिनका आपस में वैसे कोई संबंध नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से आते हैं। नंबर 2, इनका आर्थिक स्तर बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन जब किराए की राशि बहुत दूनी, तिगुनी, चौगुनी, 10 गुनी हो जाती है, उस वक्त बेंगलोर से और अन्य प्रांतों से दिल्ली आके रहते हैं, 3-3, 4-4 दिन रहते हैं। ये एक राय होकर के, जिसको कहना कहते 120B आईपीसी के अंतर्गत आपराधिक षड्यंत्र रचते हैं। इनका आंदोलन करने का पहले भी इतिहास रहा है और ये तमाम बातें इस बात को इंगित करती हैं, नंबर 1 की इंटेलिजेंस फेलियर। इनकी जो प्लानिंग थी सोशल मीडिया पे, हमें इसको समझ करके या इनके माध्यम से पता लगाना चाहिए था। नीलम जो हरियाणा की रहने वाली है, वो तो पहले भी कई किसान आंदोलन में बहुत प्रमुख भूमिका निभाई। तो ये आपने बताया कि अतुल कुलश्रेष्ठ, इसके अलावा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो ये जो षड्यंत्र है कुछ सतह नहीं है, बहुत गहरा है। अब हम कहते हैं कि उसको पहले कयास लगाना ऐसे गंभीर प्रकरणों पे औचित्यपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर इतनी गहरी साजिश की गई है, देश के चारों कोनों से आंदोलन जीवियों को बुलाया गया है, उनको उत्प्रेरित किया है,
धन से उनको बिल्कुल पूरा उनकी जेबें भर दी गई हैं। और अगर कर दिया गया है तो इसके पीछे कोई बहुत सशक्त कारण होगा सरकार को बदनाम करने के लिए। वो नुकसान भले ही पहुंचा, लेकिन सरकार को बदनाम करने के लिए उन्होंने ये पूरी कार्रवाई की। और बदनाम करने के पीछे कौन लाभान्वित हो रहा है, ये इससे मुझसे अच्छा जवाब इसका आप दे सकते हैं, विशेषकर उन परिस्थितियों में 2024 का आम चुनाव आने वाला है। खैर, ये राजनीतिक चर्चा हो जाएगी, इस पर हम अलग से बातचीत करेंगे। सुरक्षा पर ये भी केंद्रित रहते हैं। आरसी शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए, पूर्व वरिष्ठ अधिकारी सीआईएसएफ। स्वागत है आपका आरसी शर्मा जी। आप किस तरह से देखते हैं ये जो फैसला किया गया है कि जो फ्रिस्किंग है और सिक्योरिटी रिंग हो चाहे फायर रिंग हो, दोनों की जिम्मेदारी एक तरह से अब सीआईएसएफ को देने की बात कही जा रही है। गृह मंत्रालय ने इन प्रिंसिपल सर्वे करने के लिए परमिशन दे दी है। और देखिए, मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि मैं सीएसएफ से जुड़ा रहा हूँ लगभग 3 साल के करीब, मैं सीएसएफ में था 98 से 2001 तक। और ये जो सीएसएफ का इंडस्ट्रीज में ज़्यादा इंडस्ट्रक्शन एयरपोर्ट पे हुआ था, और डॉक्टर त्रिनाथ मिश्रा थे उस टाइम डीजी, तो उनके समय पर हुआ था और मैं उसी समय वहाँ पर सीएसएफ था। तो द वे सीएसएफ हैज़ बीन टेकिंग दिस, इसको जो जिस तरीके से इसको देखा गया है एक प्रोफेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की तरीके से, लोगों का जो ट्रेनिंग है, लोगों का जो पब्लिक से इंटरेक्शन होता है किस तरह से किया जाए, क्योंकि पुलिस का एक अलग रवैया नॉर्मली होता है। तो सीएसएफ ने जो शुरू किया था वो एक रियली प्रोफेशनल वे में किया था। उसको सभी लोगों की ट्रेनिंग उसी हिसाब से कराई गई थी, तो ताकि कोई किसी को शिकायत का मौका ना मिले और अपनी ड्यूटी ये लोग सब ठीक ठाक से कर पाएँ। तो जहाँ तक रहा है, इसका मतलब काफ़ी एक विगरस ट्रेनिंग की गई है, बहुत ज़्यादा इनको प्रोफेशनलिज्म पर ध्यान दिया गया है। तो उस चीज़ को देखते हुए मैं समझता हूँ कि जैसा अभी तक का रिकॉर्ड रहा है सीएसएफ का, क्योंकि मैं खुद भी सीनियर ऑफिसर रहते हुए जब कभी इधर उधर जाते थे तो द वे वी वर फ्रिस्क्ड, इवन द डीजी हिमसेल्फ जब निकलते थे कहीं से जाते थे तो ही यूज्ड टू क्रॉस थ्रू दिस नॉर्मल चैनल, ताकि किसी को ये ना लगे कि किसी को आप डीजी को या कितना भी बड़ा ऑफिसर अगर वो अपनी सुरक्षा का है, सीएसएफ का है, तो उसको भी उसी चैनल में से गुजरना होता है। और लोगों को इससे क्या है कि वो मिलता है कि यस, हमारे जो अधिकारी हैं इतना अपने ऊपर भी अपना भी मानते हैं हर एक रूल रेगुलेशन को, तो लोगों में एक जज्बा जो है इस चीज़ का, सिक्योरिटी का, अपने आप में बढ़ जाता है। तो उस चीज को देखते हुए मैं समझता हूँ कि एक अच्छा कदम हो सकता है सीएसएफ के लिए, क्योंकि वो प्रोफेशनल ये जो बात आपने कही है शर्मा जी, क्योंकि फ्रिस्किंग का काम तो दिल्ली पुलिस के जवान अब भी वहां पर कर ही रहे थे, और ये जो पूरी घटना हुई इसमें ये कहा गया कि चूंकि इक्विपमेंट्स इस तरह के नहीं थे, टेक्नोलॉजी इस तरह की नहीं थी, तो इसलिए वो उसको पकड़ नहीं पाए। लेकिन एक प्रोफेशनलिज्म जो होना चाहिए कि आपका अगर ऑफिसर आ रहा है आप उसको भी रोक करके उससे अपना आईडी कार्ड पूछ रहे हैं, ये प्रोफेशनलिज्म आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा अंतर पैदा करेगा पुरानी स्थिति में और नई स्थिति में? जी हाँ, बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ। बाकी जहाँ तक टेक्निकल बातों का है, नेचुरली जो सर बता रहे हैं कि टेक्निकल की जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, वो जो हिसाब से वो सिक्योरिटी वाले, बिकॉज आई एम ए फायर ऑफिसर, बट आई वाज विद सिक्योरिटी सीएसएफ एंड आई वाज ए पार्ट ऑफ इंडक्शन टीम ऑफ फायर विंग इन सीएसएफ इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। तो उस हिसाब से या ट्रेनिंग का भी मैं एक हिस्सा रहा हूँ। तो जहाँ तक मेरा अनुभव है, ये क्योंकि प्रोफेशनल बॉडी है और ये अपने हिसाब से सब काम ठीक करते हैं, और इसमें क्योंकि ये अलग अलग स्टेट से आते हैं, कोई एक स्टेट वाइज नहीं होते हैं कि एक स्टेट के लोग होते हैं तो उसकी जान पहचान बढ़ जाती है। इनका एक अपना सिस्टम है कि लगभग 3 साल के बाद रोटेट करते हैं, तो नए लड़के आ जाते हैं, तो उनको जो पुरानी जान पहचान या इस तरह का जो होता है एक हिस्सा, जो कि इस तरह की ड्यूटीज में कुछ कमी या उसमें कुछ कोताही एक ला सकता है, आई थिंक दैट इज उसका 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 जो उसमें परसेंटेज वो बहुत कम हो जाता है। तो इस हिसाब से ड्यूटी लोग ठीक करते हैं, तो नेचुरली इस तरह की घटनाएं जो हैं जिसमें किसी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है उसकी संभावना कम हो जाती है। दिस माय फीलिंग। जी, शुक्रिया आपका शर्मा जी, और डॉक्टर सिंह आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए कि ये जो फैसला किया गया है सीआईएसएफ को सिक्योरिटी देने का, फ्रिस्किंग का काम सीआईएसएफ को देने का संसद भवन परिसर में, इससे क्या जमीन पर हालात बदलेंगे। और बढ़ रहे हैं इसी खबर से जुड़ा हुआ जो राजनीतिक मामला है, इसका राजनीतिक पहलू है, वो है शीत सत्र में सांसदों का निलंबन, और इसके विरोध में आज विपक्षी दलों के सांसद विरोध प्रदर्शन करने के लिए उतरे। इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर से विजय चौक तक मार्च निकाला। आज विरोध कर रहे विपक्षी सांसदों ने कहा कि सरकार की ओर से जानबूझकर विपक्ष के सांसदों को निलंबित किया गया है ताकि जरूरी बिलों पर बिना विपक्ष के चर्चा हो जाए और बहस ना हो, ताकि उन महत्वपूर्ण बिलों को अपनी मर्जी से पास करवा ले। इन सांसदों का कहना है कि हमें जनता ने चुनकर संसद में भेजा है, सरकार से सवाल पूछना हमारा हक और जिम्मेदारी है। सरकार तानाशाही कर विपक्ष की आवाज को दबा रही है। शीत सत्र में लोकसभा और राज्यसभा के बाद अब तक 146 सांसद निलंबित किए जा चुके हैं। इसके अलावा कल इस मुद्दे पर पूरे देश में भी प्रदर्शन करने की योजना है। ये दुर्दैव है
कि शाह साहब भी वहां पर नहीं आए हाउस में और प्रधानमंत्री नहीं आए। क्या हुआ इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया, तो सदन में बताने की चीजें उन्होंने छोड़कर वो वाराणसी में बात करते हैं, डायमंड हाउस में बात करते हैं, अहमदाबाद में, और रेडियो में अब टीवी पर बात करते हैं, लेकिन सदन में बात नहीं करते। ये सदन का अमर्यादा उन्होंने किया। जो अभी मार्च चल रहा है तथाकथित इंडी अलायंस के सदस्यों का, घमंडिया अलायंस के सदस्यों का, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ जी के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया गया है, जिस प्रकार से सार्वजनिक रूप से एक संवैधानिक उच्च पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति का अभद्रामी पूर्वक अपमान किया गया है, दिस इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल इश्यू। यह केवल एक राजनीतिक विषय नहीं है। भारत जैसे देश में यह एक संवेदनशील इशू है, इमोशनल इशू भी है। भारत के उपराष्ट्रपति के साथ बॉडी शेमिंग किया जाता है तो याद रखिए, यह केवल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति भारत की बॉडी शेमिंग नहीं हो रही है, उन तमाम बुजुर्गों की बॉडी शेमिंग हो रही है जो हम अपने घरों में देखते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री के मुद्दे पर बीजेपी ने आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी का विरोध कर रहे थे। आपको बता दें कि 146 सांसदों के निलंबन के खिलाफ विपक्षी सांसद परसों संसद की सीढ़ियों पर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की और राहुल गांधी ने उसका वीडियो बनाया। बीजेपी इसे उपराष्ट्रपति का अपमान बताते हुए विरोध कर रही है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी जगदीप धनखड़ को फोन किया था और कहा था कि ऐसा अपमान 20 साल से उनके साथ भी हो रहा है। संवैधानिक पदों पे बैठे हुए व्यक्तियों के प्रति ये भाव, अब ये देश की जनता भी इनको जवाब देगी और देश का संविधान भी इनको जवाब देगा। ये राहुल गांधी हो, कांग्रेस हो, या फिर टीएमसी हो या अलायंस हो, उनके अलायंस के कई घटक दलों ने जो उपराष्ट्रपति महोदय का, जो एक किसान का बेटा है, जो एक समाज का बहुत सम्मानित व्यक्ति है, ये किसानों का भी अपमान है, उनके समाज का भी अपमान है, संवैधानिक पदों पे बैठे हुए व्यक्तियों का अपमान है और इसका खामियाजा राहुल गांधी को और कांग्रेस को और अलायंस को भुगतना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी उपराष्ट्रपति की मिमिक्री के मामले में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि निलंबित सांसदों द्वारा उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाने का वीडियो वायरल होना अनुचित है। माननीय राज्यसभा सभापति का संसद परिसर में निलंबित सांसदों द्वारा मजाक उड़ाने का वीडियो वायरल होना भी अनुचित व अशोभनीय है। इस प्रकार से सरकार और विपक्ष के बीच जबरदस्त मतभेद, तनाव व टकराव वाली घटनाओं से देश के लोकतंत्र एवं संसदीय परंपराओं को शर्मसार होने से बचाना बहुत जरूरी है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा बिल आज लोकसभा से भी पारित हो गया। राज्यसभा पहले ही ये बिल पारित कर चुकी है। इस बिल के मुताबिक चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होगी। प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और विपक्षी नेता चयन समिति में होंगे। चयन समिति में रिक्ति होने पर भी सिफारिश वैध मानी जाएगी। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सर्च कमेटी होगी जो कि उम्मीदवारों का पैनल बनाएगी। उम्मीदवारों के नाम का पैनल चयन समिति के सामने रखा जाएगा। और हमारे सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, विपक्ष इसका कई प्रावधानों को लेकर विरोध कर रहा था, कह रहा था कि इससे चुनाव आयोग की जो स्वायत्तता है उस पर विपरीत असर पड़ सकता है। इसके बावजूद ये बिल पारित हो गया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। विपक्ष का ये कहना है कि अब जो नए चुनाव आयोग की नियुक्ति होगी उसमें सरकार की
कहीं ज़्यादा चलेगी, प्रधानमंत्री होंगे, कैबिनेट मंत्री होंगे, तो ये सारी चीज़ों में और ख़ासतौर से ये जो फैसला जो लिया गया है 2024 का जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव से पहले लिया गया है। विपक्ष का ये कहना है कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था दूसरे बिल के संबंध, उस दौरान जो सुप्रीम कोर्ट से यह भी सुझाव आए थे, चर्चा के दौरान बात निकली थी कि अगर इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट की ओर से नुमाइंदा जो है चीफ जस्टिस या जो भी लोग होते हैं तो एक अच्छी बात होती है स्वायत्तता के संदर्भ में। तो विपक्ष ये उम्मीद कर रहा था कि सरकार कम से कम जो है विपक्ष की बात सुनेगी, लेकिन चूंकि यहाँ पर अगर बात के सदन की बात करें तो विपक्ष अपनी मांग को लेकर अड़ा हुआ है और 143 सांसद निलंबित हो चले हैं। तो बड़े आसानी से यह बिल जो है सरकार जो है राज्यसभा से पास करा ली, लोकसभा से पास कर चुकी। विपक्ष की ओर से सवाल उठाने वाला भी कोई नहीं बचा हुआ है। गिनती के हालांकि 1-2 लोग विपक्ष के हैं, लेकिन वो सरकार के पक्ष में कहीं ज़्यादा नजर आते हैं, तो सवाल भी पूछने वाला कोई नहीं है। सरकार के पास बहुमत है। तो विपक्ष का ये कहना है कि चुनाव आयोग जैसी स्वायत्त संस्था है उसको भी अब अपने पक्ष में कर ले रही है, यानी विपक्ष की कोई बात सुनी नहीं जा रही है। वहीं सत्ता पक्ष का ये कहना है कि जो बाकी जो प्रावधान थे, जो कमेटी का सब कुछ है, सब कुछ वैसा ही रखा गया है और विपक्ष जो है केवल विरोध करने के नाम पर इसका विरोध कर रहा है। बात कर लेते हैं भारतीय कुश्ती संघ की, जिसके आज चुनाव में बृजभूषण शरण सिंह खेमे के संजय सिंह नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। संजय सिंह ने राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान अनीता शोरान को हराया। शोरान महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में बृजभूषण के खिलाफ गवाह भी हैं। उन्हें बृजभूषण के खिलाफ धरना देने वाले पहलवानों का समर्थन हासिल था। तो कुश्ती संघ का चुनाव भी खत्म हुआ है, नतीजे आए हैं और संजय सिंह ने यहाँ पे चुनाव जीता अध्यक्ष पद का और बृजभूषण शरण सिंह के करीबी माने जाते हैं। बड़ी बात यह है कि इसका ऐलान भी किया जा रहा है कि संजय भैया क्या लेकर चले, बृजभूषण सिंह के खड़ाऊ लेकर चले, तो ये एक बड़ी बात है। और बृजभूषण सिंह के खेमे के जो अलग इतर लोग हैं उनमें 2 लोगों को जीत हासिल हुई है। प्रेमचंद लोचाब हैं और दूसरी देवेंद्र सिंह है जनरल सेक्रेटरी, तो ये एक जीत हासिल हुई है। हम संजय सिंह से बात करने की कोशिश संजय जी एक कितनी बड़ी जीत है आपके लिए? बहुत बड़ी जीत है, ये असत्य पे सत्य की जीत है। तो यह ऐसे व्यक्ति के ऊपर चरित्र का आरोप लगाया गया था जो चरित्र में उसका कोई स्थान ही नहीं है। नहीं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि आप बृजभूषण शरण सिंह के करीबी हैं। बिल्कुल करीबी है, उसमें कोई शक नहीं कि उनके करीबी नहीं। जो पहलवानों का जो डर था कि महिला के साथ, किसी पहलवानों के साथ अन्याय नहीं होगा, किसी महिला पहलवान के साथ कोई अन्याय नहीं। जो उन पे इंक्वायरी चल रही है बृजभूषण शरण सिंह पे, वो निष्पक्ष होगी आपकी? वैसे तो कोर्ट में कोर्ट का मैटर कोर्ट में वो निष्पक्ष। और इन्होंने कहा है कि जो पहलवान हैं उनके साथ अन्याय नहीं होगा। ये भी खुलकर कह रहे हैं कि वो बृजभूषण शरण सिंह के करीबी हैं, ये भी कह रहे हैं कि वो निष्पक्ष हैं। तो बहुत सारे सवाल इस चुनाव ने खड़े किए हैं, इन नतीजों ने खड़े किए हैं। 15 में से जो 13 से 12 से ज़्यादा लोग हैं वो जीते हैं बृजभूषण शरण सिंह के खेमे के। 1-2 जो है बृजभूषण शरण सिंह के ओपोनेंट को जीत हासिल हुई है। तो चुनाव के नतीजे आ गए हैं। पहलवान प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पहलवान जो है 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। देखना होगा वहां से क्या कुछ निकलता है। दिल्ली से कैमरामैन मनोज ठाकुर के साथ विमल मोहन, NDTV इंडिया। और इस चुनाव परिणाम पर बृजभूषण शरण सिंह ने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। ये हमारी जीत नहीं है, देश के पहलवानों की जीत है। ये फेडरेशन अपने लिए नहीं चुनी जाती है, देश के खेल को बढ़ाने के लिए चुनी जाती है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि 11 महीने के अंदर जो कुश्ती का नुकसान हुआ है, खेल की गतिविधि बंद है, नई फेडरेशन तुरंत इस गतिविधि कुश्ती की गतिविधि को शुरू करे और जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई करे। और ये मेरी जीत नहीं है, देश के पहलवानों की जीत है, देश की जनता की जीत। और देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक केरल में 20 दिसंबर को कोरोना संक्रमण के 300 नए सक्रिय मामले दर्ज किए गए। वहीं 3 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद देश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की कुल संख्या 2669 हो गई है। और नए वेरिएंट JN.1 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट यानी इस पर ध्यान देने की जरूरत है। WHO ने बताया कि ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है।
और फिर से कोरोना के खतरे को देखते हुए मुंबई के अस्पतालों में एक बार फिर से कोविड वार्ड को खोला जा रहा है। बीएमसी के कोविड अस्पताल से जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज। नए वेरिएंट के खतरे के बीच महाराष्ट्र से भी इस वेरिएंट का एक मरीज मिल चुका है और उसके बाद अहम बैठकें होनी शुरू हुई हैं। बीएमसी की अहम बैठक हुई मुंबई को लेकर, क्योंकि महाराष्ट्र में जितने एक्टिव मामले हैं उनमें 80% के करीब जो मरीज हैं वो मुंबई शहर से ही हैं और ये जिम्मेदारी मुंबई की बीएमसी के ऊपर है। बीएमसी ने जिस तरह से कोविड की जंग को संभाला, तमाम अस्पताल जो उनके अंडर आते हैं वहां पर कोविड बेड्स फिर से एक्टिवेट किए जा रहे हैं। 2 अस्पताल सबसे आगे हैं, 7 हिल्स हॉस्पिटल और कस्तूरबा हॉस्पिटल। इस वक्त हम मुंबई के 7 हिल्स हॉस्पिटल में है जहां के कोविड वार्ड को, बेड्स को एक बार फिर से एक्टिवेट किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ हैं स्पेशल ऑफिसर ऑन ड्यूटी डॉक्टर महारुद्र कुमार जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। एक बार फिर से कोविड बेड यहां पर एक्टिवेट किए जा रहे हैं। 7 हिल्स हॉस्पिटल में क्या तैयारी है, कितने बेड्स हैं? 7 हिल्स अस्पताल कोविड की पहली लहर, दूसरी लहर और तीसरी लहर में 60,000 पेशेंट से भी ज़्यादा मरीजों को यहाँ पे इलाज किया गया है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो मार्गदर्शिकाएं प्रसारित की है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। उस हिसाब से हमने पूरी तैयारी रखी है। हमारे पास 1850 बेड हैं, उसमें 800 ऑक्सीजन और बाकी नॉन ऑक्सीजनेटेड बेड और 326 आईसीयू बेड है। सो उस हिसाब से डायलिसिस मशीन, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन का 11 KL और 13 KL का टैंक है, उसकी सुविधाएँ, ऑक्सीजन पाइपलाइन की चेकिंग और साथ के साथ जो स्टाफ है उनको ट्रेनिंग, उसका हमने मॉक ड्रिल अभी पिछले हफ्ते ही ख़त्म किया है और उसी हिसाब से हमने पूरी तरह से तैयारी रखी है। इसके पहले वाली वेव में जब हम आए थे यहाँ दिखाने के लिए कि किस तरह से तैयारी है 7 हिल्स हॉस्पिटल में, तो यहाँ पे कुछ आप लोगों ने वेंटिलेशन को लेकर कुछ अलग तैयारी की थी ताकि जो स्टाफ हैं वो आपके इन्फेक्ट ना हो, तो इस बार भी कुछ ऐसा ध्यान रखा गया? पहली लहर में ही हमने ये आइडेंटिफाई किया था कि कोविड के मरीज को ट्रीट करते वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं उनका जो स्टाफ और डॉक्टर्स होते हैं उनको कोविड ना हो। इसकी वजह से वो आप देख पा रहे होंगे कि ऐसे नेगेटिव प्रेशर यूनिट्स बनाए गए हैं जो आईसीयू में डेडिकेटेड होते हैं ताकि कोविड के मरीज का इन्फेक्शन उनके डॉक्टरों को ना हो और उसकी वो और कहीं फैले ना। साथ के साथ डायलिसिस के ऊपर ये नेगेटिव प्रेशर जो होता है, इसमें प्रेशर सक करके जो अंदर की हवा बाहर जाती है और जो फ्रेश एयर है वो अंदर आती है। उसके RPM 15 से ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन जो है वो आजू बाजू के क्यूबिकल्स में ना जाते हुए यहीं से इन्फेक्शन दूर हो जाता है, जो एनवायरनमेंट में नहीं रह पाता। तो स्टाफ को प्रोटेक्ट करने स्टाफ प्रोटेक्टेड रहता है। साथ के साथ PPE किट की उपलब्धता है, मास्क और हाइजीन पे भी हमने ट्रेनिंग पे ध्यान ज़्यादा दिया है। तो ये अहम तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर ये खाली वार्ड है लेकिन एक्टिवेट कर दिए गए हैं अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है। और चूंकि कोविड में सबसे ज़्यादा ICU और ऑक्सीजन बेड की ज़रूरत लगती है, मांग इन्हीं बेड्स की होती है, तो सबसे पहले इन वार्ड्स को, इन बेड्स को एक्टिवेट किया गया है। मुंबई के 7 हिल्स अस्पताल से कैमरा पर्सन संदेश के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। और NCDC के पूर्व निदेशक डॉक्टर सुजीत सिंह से बात की हमारे सहयोगी परिमल कुमार ने। कोरोना के बढ़ते मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ NCDC के पूर्व निदेशक डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह हैं। सर, क्या लग रहा है अभी आपको, किस तरीके से आने वाले वक्त में ये मामले बढ़ेंगे या उसकी गंभीरता बढ़ेगी? देखिए, जहाँ तक ग्लोबली अगर हम बात करें तो सब जगह पूरे देशों में ये करीब 41 देशों में JN1 वेरिएंट पाया गया है और पिछले 1 महीने के दौरान जो JN1 का प्रतिशत है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है, 3% से लेकर 27% तक पहुँचा है। तो एक ये नया वेरिएंट है और हर बार जब नया वेरिएंट आता है तो वो ऐसा ही करता है, पुराने वेरिएंट्स को रिप्लेस करता जाता है, चाहे BA.1 हो, BA.2 हो, और पुराने भी हमारे जितने वेरिएंट्स आए वो इस तरीके से बिहेव करते हैं। अब सवाल इस बात का है कि ये वेरिएंट हमको पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट दे रहा है कि नहीं, मतलब राइज इन ट्रांसमिशन दे रहा है कि नहीं, डिजीज में सीवियरिटी दे रहा है कि नहीं, डिजीज के द्वारा मॉर्टेलिटी दे रहा है कि नहीं, या ICU में एडमिशन दे रहा है कि नहीं, या ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट तो नहीं बढ़ रही है। ये हमारे 5-6 ऐसे चिंता के विषय हैं जिनके ऊपर हमें निगाह रखने की जरूरत है। आज की तारीख में अगर आप देखें तो चारों तरफ जो है डिफरेंट किस्म के रेस्पिरेटरी वायरसेस सर्कुलेट कर रहे हैं, चाहे आप उनको इन्फ्लुएंजा वायरस बोलें या रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस बोलें या कोविड-19 के वेरिएंट्स बोलें। तो एक हेट्रोजीनियस एनवायरनमेंट है और उसी के साथ जो है इम्यूनिटी भी एक हेट्रोजीनियस इम्यूनिटी है। किसी का एक्सपोजर कभी हुआ है, किसी का दूसरे वैक्सीन के द्वारा हुआ है, तो वैक्सीन की इम्यूनिटी बोलें या कोविड के पुराने वेरिएंट्स की एक्सपोजर इम्यूनिटी बोलें, इन दोनों की इम्यूनिटी डिफरेंट है। तो हर वेरिएंट हर कंट्री में एक सा बिहेव नहीं करता। तो इसीलिए जो हमारे यहाँ जो
इस पर्टिकुलर वेरिएंट को पाया गया, या जो हमारे यहाँ आज का केसेस का सिनेरियो है, उस केसेस के सिनेरियो को हमें साइंटिफिकली देखने की आवश्यकता है। तो क्या बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की जा सकती है, या हम जो हॉस्पिटलाइजेशन है उसके आंकड़े किस तरफ इशारा कर रहे हैं कि उसमें इजाफा हुआ है क्या? देखिए, हॉस्पिटलाइजेशन मैं एग्जैक्ट आंकड़ों के बारे में तो अभी नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे इतनी जानकारी नहीं है। डॉक्टर पॉल ने कहा कि 91-92% मरीज ऐसे हैं जो घर पे ही उपचार में हैं, जिनको कोविड इस बीच में हुआ है। ये बिल्कुल सही बात है। 90 से ऊपर 92% तक बच्चे जो लोग केसेस जो अभी रिसेंटली डिटेक्ट हुए हैं, वो होम में ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं या होम आइसोलेशन में हैं। ये बात बिल्कुल सही है, और यही हमको एक कॉन्फिडेंस भी देता है कि हमको एक तरफ जहां अलर्ट रहने की आवश्यकता है, दूसरी तरफ इससे हमें घबराने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से ये बात है कि जो हमारे आज की बढ़ोतरी जो हमें जो देश में देखने को मिल रही है, वो प्राथमिकता से अगर हम देखें तो केरल, कर्नाटका और आपको हमको तमिलनाडु के उसमें मिली है। और लेकिन साथ ही केरल में सबसे ज़्यादा जो बढ़ोतरी मिल रही है, और केरल में ही हमें खास तौर पे इस प्रकार का पुराने समय में भी सिनेरियो देखने को मिला है, चाहे हम स्वाइन फ्लू की बात करें या H1N1 की बात करें या कोई और रेस्पिरेटरी वायरसेस। तो हमारा ये एक नॉर्मल सा ऑब्जर्वेशन है कि केरल में सबसे प्रथम हमको इसका मिलता है। लेकिन साथ ही मुख्य बात यह है कि क्या हम केरल में जो टेस्टिंग हो रही है, जो टेस्टिंग को हम किस प्रकार से देख रहे हैं, और टेस्टिंग के इसको जो है, जैसे कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी स्ट्रेस किया है कि जो भी हमारे कोविड के पॉजिटिव मामले आए, उन सभी पॉजिटिव मामलों को जीनोम सीक्वेंसिंग के द्वारा चिन्हित करने की जरूरत है कि हॉस्पिटलाइजेशन में हमें कौन सा वेरिएंट मिल रहा है, जो हमारा कम्युनिटी में ट्रांसमिशन बढ़ा है उसमें कौन सा वेरिएंट मिल रहा है, और जो हमारे कुछ लिमिटेड केसेस अगर आईसीयू में जा रहे हैं रेस्पिरेटरी के, तो उनमें कौन सा वेरिएंट मिल रहा है।